गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया हनुमान अखाड़ा, जो प्रसिद्ध पद्म श्री गुरु हनुमान जी अखाड़े को देखने का और ये जानने का कि जो विश्व प्रसिद्ध और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और नंबर 1 अखाड़ा है, उसमें किस प्रकार से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। मुझे देखने का मौका मिला कि क्यों यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा है। मुझे भी आज ज्ञान हुआ। मुझे पहले इस बात का अनुभव था, लेकिन मैं कभी यहाँ पर आया नहीं था। तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक और तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो गुरुजी, हम कुछ इस बात पर चर्चा करेंगे। अपने पहलवानी जो हमारी विधा है, उसके आरंभ में हमारे पहलवानों को किस तरह का खाना खाना पड़ता है, उनको कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमारे गुरुजी किस प्रकार से उनको शिक्षा देते हैं, और गुरु के आदर सत्कार के विषय में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो आप बता सकें कि गुरु हनुमान जी अखाड़े का इतिहास के बारे में मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा आपसे। गुरु जी के बारे में इतिहास ये है कि कुश्ती शब्द जहाँ भी चलता है, हाँ जी, तो वहाँ गुरु जी का नाम जरूर आता है। वैसे तो प्राचीन कुश्ती हमारी वेदों से शुरू हुई, रामायण में जैसे हनुमान जी 12 पहलवान थे, फिर महाभारत काल आया तो उसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, भीम, जरासन सब पहलवान थे। कुश्ती धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो प्राचीन दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा प्राचीन खेल कुश्ती है। हमारे गुरुजी ने आज जिनके बारे में ऐसा गुरु न तो दुनिया में हुआ है न आगे होगा, जो आदमी पूरे 100 साल तक आजीवन ब्रह्मचारी रह करके वो हमेशा एक ही बात कहता था कि मेरी शादी कुश्ती के साथ, मेरे बच्चे हैं ये पहलवानी में बच्चे। उस व्यक्ति ने घरों से ला करके पहलवान बनाए। ये चरणदास पहलवान जी देखते हैं, जैसे एशिया के मध्यस्थ है, ऐसे उन्होंने हजारों पहलवान बनाए। आज गुरु हनुमान अखाड़े में 16 अर्जुन अवार्डी पहलवान है, 1 ध्यानचंद अवार्डी पहलवान है, 5 द्रोणाचार्य हैं, 3 पद्मश्री है। आज वो गुरु हनुमान जी का ही प्रताप है। आज भी अखाड़ा चल रहा है, जैसे हम चला रहे हैं। मेरे साथ जैसे चरणदास पहलवान जी हैं, एक लड़का सूरज आता है, और भी अखाड़े के पुराने पहलवान हमें सहयोग करते हैं। पहले हमारे रामधन पहलवान जी तो बीमार हो गए, चले गए, उनका बड़ा योगदान रहा। तो इस अखाड़े में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। इसमें सबसे बड़ी परंपरा एक ही चीज की रही है कि ये अखाड़ा शुद्ध शाकाहारी अखाड़ा है। ये हमारे गुरु जी का प्रचार था कि साकार में जो बल होता है, इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं होती। तो उन्होंने जो भी सेना तैयार की, हम उनके पदचिन्हों पर चलते ही काम कर रहे हैं। यहाँ एक अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ बड़े का, छोटे बड़े का मान सम्मान करते हैं। आज भी हमारे जैसे बच्चे हैं पहलवानी करते हैं, तो हमारे जितने पुराने पहलवान रहे हैं, तो या हम लोग भी हैं तो हमारे जितने बड़े उनका भी मान सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे बच्चे सब बड़े पहलवानों का मान सम्मान करते हैं। तो जिस जगह अपने से बड़ों का आदर होगा, जहाँ अनुशासन होगा, तो वो जगह अपने आप ही फलती फूलती है। मैं तो पूरे देश में एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कहीं आगे बढ़ना है तो गुरु हनुमान जी के उन वाक्यों का अनुसरण करें कि वो हमेशा ये कहते थे कि दूसरों का इतना आदर करो जितना आप दूसरों से चाहते हो। और दूसरी चीज, अपने से बड़ों का मान सम्मान करो, अनुशासन में रहो, कुश्ती के अंदर समर्पित हो जाओ, आप जरूर ऊंचाई पर जाओगे, आपको हर चीज मिलेगी। लेकिन जब आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप अनुशासनहीन है, आप कुश्ती के लिए समर्पित नहीं है और आप उस कुश्ती से कुछ चाहते तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। साकार में बल होता है। आप नित्य नियम आपने देखा, जैसे हम थे चरणदास पहलवान जी थे, एक लड़का सूरज था। हम जैसे डिसिप्लिन में पहले रोप क्लाइंबिंग है, खड़ा खोदना है, स्वागी घुमाना है, उसके बाद हमने सब ने मिल करके, जैसे हमने इनकी उठक बैठक मरवाई 500-700, फिर डिप्स मरवाई, फिर खाड़े पे जोर कर रहे हैं, गद्दे पे जोर कर रहे हैं, एक एक लड़के को बारीकी से देख रहे हैं। अब ये बादाम रगड़ेंगे, खाना खाएंगे, जूस पियेंगे, दूध पियेंगे, फिर ये रात को सो जाएंगे। सुबह हम फिर इनको सुबह 4 बजे उठा देते हैं, पहाड़ी पर दौड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ हल्का अपना जैसे आंवले का, गाजर का मुरब्बा लेते हैं, सेब का जूस लेते हैं या मौसमी का जूस लेने के बाद ये फिर जोर करते हैं। हम सारे मिलकर जोर कराते हैं। जोर कराने के बाद इनकी वर्जिश करवाते हैं। फिर इनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराने के बाद ये फिर बादाम और जूस लेते हैं। बादाम जूस के बाद ये खुद अपना खाना बनाते हैं। ये इनकी मनपसंद का है। इन पर हम कोई प्रेशर नहीं थोपते हैं भाई किसी को दाल खानी है, किसी को भिंडी की सब्जी खानी है, किसी को दूसरी सब्जियां खानी, जो भी खाएं। ये इनकी मनपसंद का खाना है। खाना खाओ, रेस्ट करो,
शाम को फिर 3 बजे चरणदास पहलवान जी फिर उठा देते हैं, फिर ये काम हमारा शुरू हो जाता है। तो हमारा तो लक्ष्य एक ही है कि गुरु जी का नाम करें, गुरु जी का नाम और आगे बढ़ाएं, ये अखाड़ा और फले फूले। और हम दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर पहलवानी में समर्पित होना, कुछ पाना है, तो गुरु हनुमान जी के आदर्शों पर चलें। तो हम बात कर रहे हैं गुरु हनुमान जी के शिष्य और अपने आप में एक महान हस्ती और गुरु द्रोणाचार्य विजेता हमारे महासिंह राव जी से। और हम बात कर रहे हैं आज कुश्ती के ऊपर हमारे महान गुरु और पद्म श्री गुरु हनुमान जी के शिष्य महासिंह राव जी से और गुरु चरणदास जी से, जो एशियन मेडलिस्ट रहे हैं और जो आज अखाड़े का संचालन कर रहे हैं। गुरु हनुमान जी जिन्होंने अनगिनत पहलवान दिए और अनगिनत भारत केसरी और अनगिनत मेडलिस्ट दिए हिंदुस्तान को, उसकी अगली कड़ी में हमारे गुरुजी जो है पहलवानों को तैयार कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी से जानना चाहता हूँ गुरुजी कि हनुमान अखाड़े पर जो अपनी नित्य क्रिया है जो सुबह से कब चालू होती है और किस प्रकार आप आरम्भ करते हैं? सुबह से हमारा 4 बजे शुरू हो जाता है ना। 4 बजे हम जैसे बच्चे सोते हैं बाहर में उनको उठाते हैं। हाँ जी। उठाने के बाद में जैसे ये फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद हम पहाड़ी को दौड़ने के लिए जाते हैं। हाँ जी। ये हमारे पास में यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पहाड़ी है, तो वहाँ से हमारी 4-5 किलोमीटर की दौड़ होने के बाद उसमें हम स्प्रिंट लगवाते हैं, सारी पीटी करवाते हैं और पीटी के साथ साथ सारी शैडो टेक्निक्स कराते हैं। और वहाँ से हम जैसे उठक बैठक और मूवमेंट की पीटी कराने के बाद सब रनिंग करते हुए वापस आते हैं। वापस आने के बाद जैसे हम सारे लोग फिर जैसे ब्रेकफास्ट लेते हैं, लेने के बाद हम फिर उनका मैट के ऊपर, अब सर्दी आ गई ना, सर्दी आ गई तो सर्दी में हम मैट के ऊपर इनका फोकस है, तो मैट पर हम इनकी फिर पेयर वाइज जैसे 4-4 जोड़ों के जोड़, पहले बिगिनर बच्चे, फिर उससे बड़े बच्चे, फिर उससे बड़े बच्चे, फिर फाइट कराते हैं ओलंपियन। उनके हम जैसे 5-5 मिनट के जैसे 3 राउंड किए, हर राउंड में उनके पार्टनर्स को चेंज करते रहते हैं। फिर जैसे वो बाहर आएंगे वो ग्रुप करने के बाद, तो हमारे जैसे दूसरे हमारे जो साथ सहयोगी हैं, कोच लड़का है वो है एक सिंधु पहलवान, वो जितने आते हैं जो भी, फिर उनके हम उठक बैठक रस्सा बैठक कम वापसी करते हो। फिर दूसरा बैच आता है, फिर तीसरा आता है। ऐसे हम 9:30 बजे तक इनके ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर कई बार 10 भी बज जाते हैं। फिर इनकी स्ट्रेचिंग कराने के बाद ये अपना बादाम रगड़ते हैं, जूस करते हैं और उसके बाद अपना खुद खाना बनाए खाते हैं। फिर इनको 11:30 साढ़े 11 बज जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद ये दूध पीते हैं, फिर ये रेस्ट करते हैं। तो ये 12 से और 3 के बीच में ये रेस्ट पीरियड होते हैं। 3 बजे इनको उठाने के बाद फिर ये फ्रेश होने के बाद फिर वही हमारा रूटीन, हम दोबारा वही जैसे हम कई बार जैसे आज यहाँ करा रहे हैं, हमने देखा कभी हमने चेंज करके जैसे बाग में लेके चरणदास पहलवान जी हम सारे मिलके कोई 2 चक्कर, तो उसके बाद हम उसका वो रूट शुरू कर देते हैं। फिर वही उठक बैठक पीठ एक्सरसाइज सारी चीज़ कराते हैं। फिर रोप क्लाइंबिंग टेक्निक प्रैक्टिस सब कुश्ती के बारे में, कहाँ कमी है, क्या गलती है, कहाँ गड़बड़ करते हो, कैसे तुम्हारा पार्टनर लड़ रहा है उससे कैसे लड़ना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, हर चीज़ उनको कराते हैं। कराने के बाद स्ट्रेचिंग के बाद हम फिर ये बादाम रगड़ते हैं, अपना जूस पी लेते हैं। फिर अपनी सब्जियां लेके आएंगे बाजार में जा करके और अपने फ्रूट्स लेके आएंगे। फिर ये 9 बजे तक अपना खाना वाना थोड़ी खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 9 के बीच में। ये 10 बजे करीब अपना दूध दाद पी के थोड़ा घूम फिर के सो जाते हैं। सुबह फिर ये हमारा रूटीन हो जाता है। अच्छा, इन सब में मैंने देखा कि बहुत सारे पहलवान जोर कर रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे हैं। अनुशासन का हमारी पहलवानी में बड़ा महत्व है। तो अनुशासन आप किस प्रकार से मेंटेन करवाते हैं बच्चों से, और बच्चे मतलब किस तरह से अनुशासन का पालन करते हैं, और आप क्या आगे रहते हैं बच्चों के, आपको कैसे रहना चाहिए अखाड़े के अंदर? तो ऐसा अनुशासन तो सारी कृपा हमारे गुरुजी की है। हाँ जी। जैसे गुरुजी की मूर्ति लग रही है ना, हाँ जी, हर बच्चे की श्रद्धा गुरुजी की मूर्ति में है। जो सब गुरुजी की मूर्ति में मंगलवार को हम प्रसाद बांटते हैं। हम बाहर जाते हैं तो गुरुजी के आज्ञा लेके जाते हैं, बाहर जा रहे हैं। जब हम गुरुजी के ऊपर समर्पित श्रद्धा रखते हैं तो ये बच्चे हमारे जब भी बाहर जाएंगे तो हमें पूछ के जाएंगे, मैं घर जा रहा हूँ, घी ला रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, तो ये हमें पूछ के जाते हैं जी मेरे को स्कूल में जाना, मुझे दफ्तर में जाना और जाना है, तो पूछ के जाते हैं। जब ये बड़े बच्चे हमें पूछ के जाते हैं, छोटे वाले भी वही अनुसरण करते हैं। कई बार मान लो पहलवान जी नहीं है, हम नहीं है, कोई और नहीं, तो वो अपने से बड़े पहलवान कर जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोच साहब को बता देना। तो उसमें क्या है कि ये अनुशासन तो इन बच्चों में ये सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का आदर करो, बड़ों का मान सम्मान करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, इसलिए अनुशासन आता है। अनुशासन, अब ये हमारा अनुशासन की बात है। मैं ये जानना चाहूँगा जैसे बच्चों का यहाँ पर काफ़ी बच्चे रह भी रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं,
मेरे ख्याल से रहने के लिए। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा पहलवान यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, मतलब कुछ आप बताना चाहेंगे इस बात पर कि वो हम देखते हैं कि लड़का अच्छा। कितनी दूर का है, इसका कितना इंटरेस्ट है, कितने दिन टिकना चाहता हाँ है। जी। कई बार ऐसा है कि मान लो 10 दिन के लिए हम, चलो कोई 10 दिन हम ट्रेनिंग करके चले गए। हाँ जी। लेकिन जैसे हमारे पास मणिपुर के लड़के हाँ हैं, जी। आंध्र प्रदेश के लड़के हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हाँ हैं, जी। दूर दूर के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हाँ हैं, जी। आसपास के बच्चे भी रहते हैं। हाँ जी। लेकिन दूर वाले बच्चों को हमें कोशिश करते हैं कि वो बच्चे हमारे यहीं हाँ जी। रहें, ताकि उनको असुविधा नहीं रहे। हाँ हम जी। कोशिश करते हैं भाई दूर की स्टेट का लड़का आता है, हाँ जी। अच्छा होता हाँ है जी। तो हमारे खाड़े का भी नाम होता है, गुरुजी का भी नाम होता है, यार वहाँ हमारा लड़का पहलवानी करता हाँ है। जी। और वो एक आशा लेके भी आता है कि भाई मैं वहाँ जाके पहलवानी करूँ। पहलवानी करूँ। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसलिए दूर के बच्चों को हम ध्यान भी देते हाँ हैं। जी। फिर उनके माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई, सब कुछ हम ही तो हैं, हाँ जी। वो दूसरा तो कोई है दूसरा कोई है नहीं। नहीं। इसलिए सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे 2 अखाड़े मैट भी है और मिट्टी की कुश्ती भी है। तो मैं गुरु जी से पूछना चाहूँगा कि दोनों में क्या फ़र्क है और किस का भविष्य क्या है, मतलब मैट का और मतलब अपना मिट्टी की कुश्ती का क्या भविष्य आप देख रहे हैं आगे? मिट्टी की कुश्ती तो जी ये है कि आधे आधे घंटे कराई जाती है, हाँ जी। और मैट की कुश्ती के अंदर इनमें 3 राउंड होते हैं। हाँ जी। 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं। हाँ जी। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है। हाँ जी। और आप चाहें, जैसे अब मिट्टी के अंदर हिंदुस्तानी जो कुश्ती है वो मिट्टी की है, हाँ जी। उसमें क्या 15 मिनट टाइम रख देते हैं, 20 मिनट टाइम रख देते हाँ हैं। जी। और इंटरनेशनल लेवल पर जो है हाँ जी। वो 6 ही मिनट कुश्ती है। हाँ जी। सिर्फ फ़र्क इतना है। 2-2 मिनट के 3 राउंड। 2-2 मिनट के वो भी 3। अगर 2 राउंड पहले किसी पहलवान ने ले लिए तो फिर वो जीत जाता है। तीसरा राउंड हाँ। जो इंटरनेशनल हमारे रूल्स है। वो इंटरनेशनल। और ये माना जाता है कि हिंदुस्तानी कुश्ती थोड़ा स्लो है, क्या ये आप मानते हैं इस बात को कि जो मैट पर प्रैक्टिस होती है वो फास्ट होती है और जो अपना कुश्ती जो होती है मिट्टी पर वो थोड़ा स्लो मानी जाती है या लंबा चलती है जैसे कहें हम? ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे टाइम के अंदर, हमारे टाइम में मैट भी नहीं था। अच्छा जी। हम मिट्टी के अंदर लड़े और इंटरनेशनल कंपटीशन खेले। अच्छा जी। तो आपने मिट्टी में रहकर वो मिट्टी में रहकर ही हम गद्दे पर लड़े। गद्दे पर लड़े? हाँ जी। तो आपको इसमें परेशानी हुई या मतलब ठीक रहा, आपको लगा नहीं कि इसमें अब कोई- गद्दा जो आ गया है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। इंटरनेशनल लेवल के लिए ये बहुत लाभदायक है। हाँ जी। तो पूरे दुनिया भर में जो है, पूरे हिंदुस्तान भर में अखाड़े हैं जो अधिकतर मिट्टी में ही है। मिट्टी में ही है। तो आप आशा करते हैं कि वो लोग जरूर मतलब इस चीज़ को देखेंगे कि मिट्टी में भी ऐसा कोई बुरा नहीं है, मिट्टी में रहकर भी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। मिट्टी से ही हमारे हिंदुस्तान के पहलवान निकलते हैं। हाँ, क्योंकि अधिकतर मैंने ये देखा कि सब लोग मैट के लिए मैं कई अखाड़ों पे गया तो उन्होंने कहा हमारे पास मैट नहीं है, मैट। अब जो गरीब लोग हैं, हाँ जी। गरीब लोग हैं, वो 10 लाख रुपए का मैट आता है कोई साथ में, 10 लाख। है। तो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी तो सिर्फ मिट्टी से ही अखाड़ा खोद दिया और अपना मिट्टी में अपने जोर जार करा लिए। जैसे छोटे मोटे गाँव हैं आसपास के, हाँ, बहुत। उनमें वो खेतों में चले गए, खेत में थोड़ा खोद दिया, तो खोद करके अपना बच्चों को इकट्ठा करा, अपना उनमें पहलवानी शुरू की। हाँ जी। अब जैसे ये और है पहलवान, ये सब दिल्ली देहात के लोग हैं, हाँ जी। जो ओलंपिक मेडल बने हैं या गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं या वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो ये दिल्ली देहात के ही लोग हैं। दिल्ली देहात के। हाँ। बेसिकली मैं उन्हीं के लिए कहना चाहता था कि वो मतलब एक लूज हार्ट का अपने दिल को लूज कर रहे हैं कि हमारे पास मैट नहीं है, या वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और मैट के लिए कोशिश कर सकते हैं। और मैच के लिए होगा तो फिर तो पहलवानी का एक बहुत बड़ा वो लग जाएगा। तो और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा गुरु जी कि मुझे सब अखाड़ों में बोला कि हमारे पास कोच नहीं है, कोच नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है। तो ये कैसे गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर सकती है? आप वो जानना चाहते हैं कि हम क्या करें कि हमें कुछ कोच मिले या मैट मिले। तो अगर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब हिंदुस्तान के अखाड़ों में मैं गया हूँ। ऐसा जी कोच तो गवर्नमेंट की सिचुएशन है। अच्छा जी। अब आप ये बताइए गवर्नमेंट के अंदर नौकरी जितने लगेंगे, हाँ जी, हाँ जी। जितने कोच होंगे इतने तो दिए जाएंगे। दिए जाएंगे। अब मान लो हिंदुस्तान में 5,500 हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गवर्नमेंट के पास कोच इतने 5,000 है ही नहीं। हाँ जी। तो हर अखाड़े में कोच कहाँ पहुँच जाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो ये तो ऐसा है कि जैसे काम धाम जो चलाते हैं पुराने पहलवान है और ये कुश्ती में बड़ा मदद करते हैं, हाँ जी। इनका बड़ा योगदान है। हाँ जी। और कुश्ती जिंदा भी ये गांव देहात में जैसे कंपटीशन होते हैं, दंगल होते हैं, इनसे जिंदा है। हाँ जी। तो अगर हमारे गांव देहात में ये जैसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं ना, अगर ये नहीं हो हाँ जी। तो कुश्ती जिंदा नहीं है। कुश्ती जिंदा अब नहीं है। कोचों की भी एक लिमिटेशन है, जैसे मान लो कुछ कोच भर्ती हो गए, वो डिपार्टमेंट्स में लग गए, वो अखाड़ों में नहीं जा सकते। हाँ जी।
जो कोच सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसमें भी लिमिटेड है, वो हर अखाड़े में नहीं जा सकते। स्टेट गवर्नमेंट की कोच भी लिमिटेड है, वो नहीं जा सकती है। तो गवर्नमेंट कोचेज की संख्या बढ़ाए, अखाड़ों के साथ साथ हर स्टेट में अलग अलग ज़्यादा कोच लगाए। हम तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोच लगने चाहिए, गवर्नमेंट को लेने चाहिए। और जो कोच नहीं लग पाते हैं तो सरकार ऐसा प्रावधान करे कि मान लो जैसे बहुत सारे कोच नहीं लगे उनको भी नौकरी दे, या जैसे मान लो पुराने पहलवान हैं अच्छे जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं उनको भी ऐसी प्राथमिकता दे दे भाई, एक ऑनरेरियम कर दे भाई, जैसे पार्ट टाइम उनको भी 10,000 20,000 मंथली कर दे, ताकि वो उसके ऊपर फोकस ज्यादा है, अपना समय दे सके। समय ज्यादा देना वो। तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को करना चाहिए सर, कि जैसे पुराने पहलवान हैं वो अखाड़ा चलाते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, तो उनके लिए पैसा बांध दिया जाए तो बुराई थोड़ी सरकार की। वो ज्यादा समय दे पाएंगे, मेहनत भी करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे भाइयों को मैक्सिमम मिलना चाहिए, पहलवानों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, सरकार अधिक से अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। कोई कोई ऐसा स्पोर्ट्स के बजट में इतना फंड निकलता है, उसमें क्राइटेरिया तो गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, मंत्री लोग हैं, वो अपना तय करें कि हम कैसे कैसे सुविधाओं के माध्यम से, कि हमारा जैसे मान लो पूरा पैसा चलता है और वो चलते 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 सुविधाओं के आधार पर आधा पैसा कहीं कहीं बाएं दाएं चला जाता है। हम तो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स का जितना फंड जिस नाम से रिलीज होता है वो उस आदमी तक पहुंचना चाहिए। उसको मिले, जब पहुंचेगा तो सब चीजें हो जाएंगी, तो फिर और अच्छे पहलवान और अच्छे रिजल्ट अच्छे आएंगे। और मैं मुझे यहाँ पर मैंने सैकड़ों इनाम देखे। कैन यू जस्ट शो दिस? तो गुरु जी कुछ हमारे पुराने और नए कुछ अच्छे पहलवानों के नाम जरा हमारे कैमरा को बताएंगे आप, जिससे जिन भाई जो पहलवानों ने जो अवार्ड जीते हैं, तो वैसे तो इस अखाड़े का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा। जितने भी रुस्तम पहलवान भारत के बड़े बड़े दिग्गज पहलवान है वो यहीं से हुए। कितने पुराने टाइम से आप उठा करके देखें, जैसे हमारे पहले रामधन सज्जन, उनसे भी पहले चंपत त्यागी था, वो था महेंद्र मान था, बहुत पहलवान हुए। उसके बाद की पीढ़ी में जैसे इनके बाद सतपाल पहलवान आया, वो बड़े बड़े रुस्तम पहलवान। फिर जैसे हमारे अर्जुन अवार्ड जितने स्वदेश प्रेमनाथ जगमंदर सतवीर चरणदास, जितनी एक फौज तैयार होती हुई है, वो एक के बाद एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बाद में मान लो हमारे बड़ा पहलवान जैसे बड़े बड़े होते आए, उसके बाद जैसे सुभाष वर्मा आया, वो बड़ा पहलवान, उसके साथ साथ और दूसरे नंबर के पहलवान तैयार होते आए। उसके बाद में जैसे मान लो हमारे भगत आया, फिर राजीव तोमर आया, तो बड़े से बड़े होते आए। फिर जैसे हमारे दूसरे भारतीय जिले में जैसे राजीव तोमर 35 बार बना, उनका अपना रिकॉर्ड है, राजीव तोमर जी बना। उसके बाद जैसे नवीन बना भारतीय श्री। तो इस तरह से यहाँ एक खान है तो ये जितने तो हम तो ये कहते हैं इस फैक्ट्री में जिन्होंने जीते हैं वो गुर्ज अवार्ड आपके सामने है। आपने देखा जैसे बहुत सारे, मैंने कहा ना कि 15 अर्जुन अवार्डी, 16 अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, 5 द्रोणाचार्य, 3 पद्मश्री, ये अवार्ड भी आपने देखे होंगे। ये जैसे हमारे गुरु जी का द्रोणाचार्य मेरा रखा है, बाकी पहलवानों को मिलते ले जाते हैं। जैसे सतपाल की पद्मश्री अर्जुन अवार्ड यही रखा है, सुभाष का अर्जुन अवार्ड रखा है, राजीव तोमर का रखा है, बहुत सारे पहलवानों के रखे हैं। तो यहाँ एक से एक बढ़ के जैसे ओलंपियन स्वदेश हुआ, प्रेमनाथ हुआ, ओलंपिक में 4th आए, बड़ा रिकॉर्ड, नरेश अर्जुन अवार्डी हुआ, राजेश हुआ अर्जुन अवार्डी, अशोक, मैंने कितने ही पहलवान हुए जिनकी अनगिनत है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो आपने फोटो भी देखे जैसे मुख्तार सिंह है, और ये पुराने जितने आपने देखे तो इनका एक रिकॉर्ड है। जैसे करतार पहलवान को आपने देखा, पुलिस माई जी है, ये भी पद्मश्री अर्जुन अवार्डी पहलवान है। वेटरन का कई बार का वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स का 2 बार का गोल्ड मेडलिस्ट, 1 बार सिल्वर मेडलिस्ट, अनेकों पहलवानों के यहाँ एक रिकॉर्ड है, इतिहास राज्य संग्रहालय का। इसके ऊपर कई से कई किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं कितने पहलवानों के नाम गिनाऊं जिनके अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा रिकॉर्ड रहा है, जो कई ओलंपिक में 4th आए, 5th आए और आए। कुछ समस्याएं रही, कुछ गुरु जी के सपनों को जैसे साकार हुआ, जो सुशील का मेडल आया वो भी इस ब्रांच का ही ब्रांच। और जैसे पहले जैसे हमारे जैसे सुखचैन है, वो पटियाला में अखाड़ा चला था, वो भी यहीं का पहलवान रहा। तो मैं कहता इस अखाड़े की बहुत सारी ब्रांचें हैं। हम ये कहते हैं कुश्ती को इस अखाड़े के पहलवानों ने बढ़ाया। आप ये कहिए जैसे हमने भी शिक्षा दी है। अब जैसे गुरु हनुमान जी अखाड़ा है, आज मान लो यहाँ से निकले लोगों ने अखाड़े खोल दिए, उन्होंने पहलवानी को बढ़ाया। मैं ये कहता हूँ ये पहला ऐसा अखाड़ा है कि यहाँ के लोगों ने अलग अलग ब्रांचेस खोल लिए,
अखाड़ों को बढ़ाया। हाँ जी। आज मान लो महाबली सतपाल अखाड़ा चल रहा है, वो यहीं की देन है। हाँ जी। यही की देन है। हाँ जी। अब मान लो यहाँ की देन है, आज उसका अखाड़ा मान लो टॉप, जैसे हम कहते हैं कि देखो आज उनकी रिकॉर्ड है, हाँ जी। कोई बुला नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन शिक्षा तो यहीं से दी है ना, शिक्षा यहीं से। शिक्षा यहीं से। जैसे पटियाला में सुखचैन चला रहा है, राजस्थान में कोई हम चला रहे हैं, वो सब वो चला हमारे रहे ही हैं, हैं। ये सब चीजें एक ही है। सब गुरु हनुमान आज जैसे जी गुरु हनुमान जी की इतनी देन है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, केरल हो, हाँ जी। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले महाराष्ट्र जाओ। हो, हाँ जी। राजस्थान हो, हरियाणा हो, हाँ जी। दिल्ली हो, हाँ जी। पंजाब हो, सब जगह जो अखाड़े चलते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे अखाड़े हाँ हैं, जी। वो यहाँ से यहाँ निकले से निकल पहलवान के के पहलवान के बनाए। और पहलवानी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहलवानी को आगे बढ़ाएं। चीज करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा अपने आप में अद्भुत एक समय है मिलने का गुरुजी से, और हम उनसे सुनने का हनुमान अखाड़े का इतिहास, और उनके जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के मेडल, और जो मतलब 20 और सैकड़ों जो मैं देख सकता हूँ, हजारों ऊपर प्रशस्ति पत्र वगैरह जो मैं देख सकता हूँ, ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लोग इस सब को देखें और विटनेस करें। मैं जानना चाहूँगा कि एक आने वाले पूरे भारत में, क्योंकि आप एक महान गुरु हैं आप दोनों, और गुरुजी खासकर से द्रोणाचार्य अवार्डी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि, और मैं चाहूँगा कि आप कुछ मैसेज दें जो दूर दराज में छोटे बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज दें, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा। मैसेज हमारा एक ही है, हाँ जी। कि बच्चे अनुशासन में रह करके अपने से बड़ों का आदर करें, हाँ जी। और अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हो जाएं कि जो कहता है इधर चलो तो इधर ही हाँ चलो, जी। उधर चलो तो उधर ही चलो। हाँ जी। और उनके दिमाग में एक ही चीज ध्यान कर देनी चाहिए, हाँ जी। अनुशासन सबसे बड़ी चीज। हाँ जी। अनुशासन में रह के अपने से बड़ों का आदर करते हुए हाँ जी। रात और दिन एक ही दिमाग में रहने चाहिए कि मुझे पहलवान बनना है, ओलंपिक का मेडल लाना है। हाँ जी। जो ओलंपिक का मेडल नहीं लाएगा तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, हाँ जी। एशियन गेम्स का तो मेडलिस्ट होगा। हाँ जी। दूसरी चीज, वो अपने एजुकेशन को बिठाएंगे। हाँ जी। मैं तो ये कहता हूँ कि अपनों से बड़ों का मान सम्मान करके जमाने के साथ हाँ जी। पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ जी। जितना शार्प दिमाग पहलवान का होता है इतना दुनिया में किसी का नहीं, हाँ जी। कि उसको 1 सेकंड के अंदर निर्णय बदलना पड़ता है, हाँ और जी। वो भी अपोनेंट के साथ। अपोनेंट के साथ। अगर मान लो एक एथलीट है, हाँ जी। एयर गन चली, हाँ जी। उसको पता है उसका टारगेट 100 मीटर दौड़ना है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन एक पहलवान एक टेक्निक मारते, मैं पट में जाऊं, मैं धोबी मारूं, मैं डाक मारूं, और वो भी हाँ जी। अगले को बचाव करके टेक्निक बचाव मारता करके है, टेक्निक और उसको रोकता भी है, उसका काम भी करता है, काउंटर भी करता हाँ है। जी। तो सबसे शार्प दिमाग का दुनिया में अगर कोई आदमी है तो तो वैसे पहलवान होता है। पहलवान। और पहलवान के साथ हाँ जी। अगर दुनिया में कहीं गुरु का मान और सम्मान हाँ है जी। तो वो पहलवानी पहलवानी है। हाँ जी। पहलवानी के अंदर हाँ जी। हर चेला हाँ जी। अपने गुरु के पैर छूकर के हाँ जी। आशीर्वाद लेता है। मैंने ये- बाकी हाँ। बाकी किसी भी खेल में हाय हेलो बाय टाटा और ऐसे करके मैं इसी बात पर यह कहना चाहूँगा गुरुजी, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जब कोई शिष्य अपने गुरु का पैर छूता है तो वह गुरु से कहता है कि गुरु मैं आपके हवाले हूँ, और मैं अपने पूरे तन मन धन आपके पर न्यौछावर कर रहा हूँ। तो गुरु प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखता है, तो एक एनर्जी का फ्लो, एक प्रेम का फ्लो गुरु से शिष्य की तरफ होता है, जी। और गुरु उसे सब कुछ देने की कोशिश करता है, और शिष्य उसे लेता है, बशर्ते शिष्य के अंदर लगन बड़ी जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमने हमारे पहलवानी की परंपरा है, मैंने जहाँ भी देखी है इस चीज़ को मैंने बहुत देखा है कि हमारे पहलवान जो छोटे अपने से बड़ों का आदर करते हैं और उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आगे की ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक ये हमारा परंपरा रही। इसके अलावा मैं गुरुजी ये जानना चाहूँगा, और मैं मेरे द्वारा सब लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो पहलवानी परंपरा है, आज पहलवान सुशील के बाद में जानना चाहूँगा कि कुछ बड़े हैं पहलवान और आगे आ रहे हैं ज़्यादा, और अगर आ रहे हैं तो वो उनके लिए रोजगार की क्या संभावना है बेसिकली, ये थोड़ी सी बातें अगर आप बता दें। देखो रोजगार की तो ये कि आज स्पोर्ट्स कोटे में हाँ कुछ जी। से डिपार्टमेंट्स ने जैसे 3% 5% कोटा किया हाँ है, जी। और ओलंपिक के मेडल के बाद हाँ जी। पहलवानी में उत्साहवर्धक परिणाम कई जगह मिले। जैसे हरियाणा सरकार ने हाँ जी। खिलाड़ियों के लिए स्पेशल कोटा किया, हाँ जी। उसमें उन्होंने 10-12 DSP भर्ती हाँ जी। किए, 25-26 सब इंस्पेक्टर भर्ती किए, हाँ जी। और सिपाही हवलदार भी बहुत भर्ती किए। हाँ जी। इसी तरह से और स्टेटों ने भी किया, पहलवानों को मान सम्मान भी मिला, पैसा भी मिला, नकदी मिला। हाँ जी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहलवानों के बहुत मेडल आए, उनको भी भर्ती किया। हाँ जी। तो उससे क्या है कि एक कुश्ती के अंदर आने वाली नई जनरेशन में उत्साह का वर्धन हुआ है कि ऐसा हुआ कि वो सोचते हैं कि हम भी
सुशील बने, हम भी सतपाल, राजीव तोमर, अनुज चौधरी, सुजीत मान बने, हाँ जी। या और दूसरे पहलवान बने, सुदेश प्रेमा, जगमंदिर, ऐसे पहलवान बने, चंद्रदास बने, जो बने, हाँ जी। तो उनके दिमाग में ये चीज आई कि हम भी ओलंपिक का मेडल ला सकते हैं, हाँ जी। हम भी नौकरी लग सकते हैं स्पोर्ट्स कोटे में, हाँ जी। और वो ज्यादा कुश्ती की ओर डाइवर्ट हुए। हाँ जी। और होना भी चाहिए। उससे क्या है कि ओलंपिक में मेडल आने के बाद, जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन बना सुशील, हाँ जी। उसके बाद कुश्ती में एक नया प्रभाव हुआ कि उसमें ये हुआ कि हम रक्त का संचार हुआ एक। हाँ, ऐसा रक्त का संचार हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। और जब ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो नए बच्चों में ज्यादा उत्साह हुआ। और ना क्या कि ज्यादातर लोगों का रुझान क्रिकेट की तरफ था, तो वो उल्टा मुड़ करके घूम के कुश्ती की तरफ आ रहे हैं। बहुत बच्चे। तो गुरुजी आपने बहुत ज्ञान दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी इससे बड़ा बेनिफिट होगा, जो पहलवानी कर रहे हैं बच्चे, जो गुरु खलीफा हैं दूर दराज के। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस इंटरव्यू के लिए, और 2 शब्द जो आपने कहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।